अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे जो कि है अल्टरनेटिंग करंट। और जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है वो भी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, किस तरह के करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, इससे पिछले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था और जो उसकी आउटपुट होती थी वो अल्टरनेटिंग करंट थी। ठीक है, तो आपने वो चैप्टर ज़ाहिर सी बात है पढ़ा है, आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो ये वही अल्टरनेटिंग करंट है जो कि जनरेटर जो है वो जनरेट करता था। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो बहुत ज़्यादा यानी वाइडली यूज़ किया जाता है। इसको जनरेट करना आसान है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना भेजना भी आसान है, इसीलिए हम इसके बारे में जो है वो डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर डायरेक्ट करंट की बात की जाए तो डायरेक्ट करंट में हम ये जो इस तरह का सर्किट बनाते हैं, एक में पॉजिटिव लगाते हैं, एक इस तरह से रेजिस्टेंस बनाते हैं और इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का जब भी कोई सर्किट जो है वो बना हुआ होगा जिसमें एक तरफ पॉजिटिव लिखा होगा, एक तरफ नेगेटिव, और ये सिंबल बना हुआ होगा, तो इस सिंबल को जो है वो डायरेक्ट करंट या बैटरी का सिंबल जो है वो कहते हैं। इट मीन्स के सर्किट में डायरेक्ट करंट जा रहा है। मतलब क्या है डायरेक्ट करंट का मतलब, इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। ठीक है, जो इसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं वो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक मूव करेंगे, और जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि करंट की मैग्नीट्यूड जो है वो 10 एम्पेयर है, तो 10 मिनट के बाद भी 10 एम्पेयर ही होगा, 20 मिनट के बाद भी 10 एम्पेयर ही होगा। मतलब टाइम के लिहाज से इसकी मैग्नीट्यूड में और इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं टाइम के लिहाज से डायरेक्ट करंट को, इस तरफ जो है वो हम करंट लेते हैं और इस तरफ जो है वो हम टाइम लेते हैं, तो इसकी जो वेव कह लें या आप सॉरी ग्राफ कह लें, वो जो कुछ इस तरह का बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। इट मीन्स के टाइम जो है वो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 सेकंड है, तो हर लम्हे में इसकी वैल्यू वही रहेगी, यानी 10 एम्पेयर ही रहेगी। अगर करंट की वैल्यू 10 एम्पेयर है तो देखें डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही, एक ही मैग्नीट्यूड है यानी 10 एम्पेयर। ठीक है, तो ऐसा करंट जो है वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। अब दूसरी तरफ जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, नाम से ज़ाहिर है, अल्टर का मतलब होता है चेंज होना। ऐसा करंट जो टाइम के साथ साथ अपनी मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन को चेंज करता हो। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ के बारे में देखें कि अगर हम इस डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम टाइम ले रहे हैं, तो इसकी जो हमारे पास जो इसकी वेव शेप बनती है वो कुछ इस टाइप की जो है वो हमारे पास बनती है। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। ठीक है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, तो इस लिहाज से इस करंट को जो है वो अल्टरनेटिंग करंट का जो है वो हम नाम देंगे। तो ये वाला जो है वो इस तरह की वेव शेप जहाँ भी कहीं बनी हुई होगी, जो भी सोर्स होगा अगर उसमें ये वाला सिंबल बना हुआ हो, तो वो सोर्स जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का, और जो सर्किट में करंट जा रहा होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का होगा। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये देखें आपके इस यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे नेगेटिव है, और इस साइड पे जो है वो टाइम है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ये टाइम, और यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें, और यहाँ पे, यानी ये इन मुख्तलिफ जगह पे अगर हम करंट की वैल्यू को देखें, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। उसके बाद जब यहाँ पे आ जाता है फिर ज़ीरो हो जाती है, यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो जाती है लेकिन नेगेटिव साइड पे, और यहाँ पे फिर ज़ीरो हो जाती है। यानी इन 4-5 पॉइंट पे टाइम के लिहाज से करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो देखें मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट पे मुख्तलिफ है, कांस्टेंट नहीं है, मुख्तलिफ मतलब चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन भी जो है वो इसकी डिफरेंट जो है वो है कि पहले जो है ये इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव है, फिर नीचे वाली साइड पे जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इट मीन्स ये अपनी डायरेक्शन भी बदल लेता है और अपनी मैग्नीट्यूड भी बदल लेता है। ठीक है,
तो ऐसे करंट को जो अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली पीरियोडिकली चेंज कर रहा हो, ऐसा करंट जो है वो फिर अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कहलाता है। और इसका सोर्स क्या होता है? एसी जनरेटर। ठीक है, तो जहाँ पे भी जिस सर्किट में भी अल्टरनेटिंग करंट जा रहा होगा वहाँ ये वाला सिंबल जो है वो लगा हुआ होगा, यानी ऐसे ही सर्कल बना होगा और उसके अंदर इस तरह का साइन वेव या इस तरह की वेव शेप बनी हुई होगी। ठीक है, और अगर हम इसको मज़ीद एनालिसिस इसका करें, थोड़ा सा एनालाइज इसको करें, तो हम ये देखते हैं कि फ़र्स्ट हाफ में यानी 0 से लेके T/2 तक फ़र्स्ट हाफ में जो पॉइंट ए होता है वो पॉजिटिव पे होता है, पॉइंट बी जो है वो नेगेटिव पे होता है, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो ये होती है। लेकिन अगले ही सेकेंड हाफ में T/2 से लेके T तक ये अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर लेता है और पॉइंट ए जो है वो अब नेगेटिव पे चला गया है, पॉइंट बी पॉजिटिव पे चला गया है, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। इट मीन्स के एक ख़ास टाइम के बाद, ये नहीं है कि कभी रिवर्स है तो रिवर्स ही रहेगी, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी, नहीं, बल्कि एक ख़ास टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स जो है वो करता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि अपनी डायरेक्शन जो है ना वो पीरियोडिकली चेंज करता है। ये नहीं है कि इस तरह हैज़र्ड नहीं कि उसमें एक यानी पीरियोडिसिटी होती है। तो अगर हम इसकी वेव शेप में देखें तो ये एक पूरी इसकी एक वेव शेप है। तो इस वेव को या इस एक साइकिल को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए वो कहलाता है टाइम पीरियड, या करंट जिस टाइम में अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है वो उसका टाइम पीरियड जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पीरियोडिकली जो है वो अपनी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स करता है, ये वाली जो है वो पॉजिटिव और ये वाली जो है वो नेगेटिव। तो जितने टाइम में ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है यानी अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है एक साइकिल में एक दफ़ा, वो इसका टाइम पीरियड जो है वो कहलाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कह सकते हैं कि इस एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए वो कहलाता है टाइम पीरियड इसका। ठीक है, और एक सेकंड में जितनी ऐसी वेव गुजर जाए यानी एक सेकंड में जितनी दफ़ा ये अपनी डायरेक्शन बदले वो इसकी कहलाती है फ्रीक्वेंसी। पाकिस्तान में एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्स। हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, और 50 हर्ट्स का मतलब है कि एक सेकंड में 50 दफ़ा ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव के ऊपर जो है वो जाता है। ठीक है, ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। ये कुछ ख़ास इसकी पैरामीटर्स हैं जो आपने साथ साथ याद रखने हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, और साथ जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक सेकंड में जितनी दफ़ा ये ऐसे यानी अपना एक साइकिल को गुजरने के लिए मतलब एक सेकंड में जितनी दफ़ा ये साइकिल जो है वो गुजर जाएगा, जितने साइकिल गुजर जाएंगे वो कहलाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। और इस एक साइकिल को गुजरने के लिए जितना टाइम दरकार होगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम इसकी वैल्यूज़ को मतलब चेक करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू को हम साइन वेव जो है वो कहते हैं, साइन फंक्शन की मदद से डिटरमिन कर सकते हैं। जब आपने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था तो इसकी जो आउटपुट थी वो हमने जो है वो ये निकाली थी, हमने निकाली थी V=V0 साइन थीटा, और यहाँ पे ये जो थीटा है ये ओमेगा टी के बराबर था और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर थी 2π/T के बराबर। ठीक है, और इसी तरह से ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ओमेगा की जगह पे उन्होंने 2π/T लिखा हुआ है तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे V जो है वो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मतलब कुछ भी हो सकती है क्योंकि बदल रहा है ना, हर लम्हे में तो बदल रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो V0 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसके बारे में मज़ीद हम आगे बात करेंगे। और ये जो 2π है ये कांस्टेंट है, ये कैपिटल T जो है ये इसका टाइम पीरियड है, एक वेव को गुजरने के लिए जितना टाइम चाहिए होगा, और ये T जो है ये टाइम है। तो अब हम मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर इसकी पोजीशंस जो है वो चेक करते हैं टाइम के लिहाज से। जैसे हमारे पास एक इसकी वेव बनती है तो हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये फर्स्ट जो हाफ है ये T/4 हो गया, ये इसको जो है वो हम T/4 कह लेते हैं। ये जो सेकंड हाफ हो गया इसको हम T/2 हाफ कह लेते हैं। ये वाला जो है ये 3T/4 हो गया और ये वाला जो है वो T हो गया। तो यहाँ पे हमने टाइम लेना है इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे हमारा जो है वो करंट है। तो हम टाइम के मुख्तलिफ हिस्सों में कि जब ये वाला है तो इसकी सिचुएशन क्या है, जब ये है तब इसकी सिचुएशन क्या है, ये तो मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो हम अपनी साइन वेव में पुट करने के बाद वोल्टेज की या करंट की वैल्यू जो है वो देखेंगे क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक जो है वो इक्वेशन है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए है और इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगी, I0
साइन ऑफ थीटा, और याद रखें थीटा जो है ये ओमेगा टी के बराबर है, ठीक है। आगे से ओमेगा जो है वो 2 पाई/t के बराबर है। तो हम फर्स्ट इंस्टेंट में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी फर्स्ट इंस्टेंट का मतलब है यहाँ पे हमारे पास t जो है वो क्या है 0, तो मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पे t/4 होगा, यहाँ पे t/2 होगा, यहाँ पे 3t/4 होगा और यहाँ पे कैपिटल T। तो फर्स्ट इंटरवल में हम इंस्टेंट पुट करते हैं t = 0। तो जब t = 0 पुट करेंगे तो वोल्टेज जो है वो यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, मुख्तलिफ जो है वो हमने पुट करके देखना है। उसके बाद जो है वो अगर हमने t = 0 पुट किया तो ये वाला जो है वो पॉइंट आ गया 0। उसके बाद जो है वो हम t/4 पुट करते हैं, तो t/4 पुट करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है v = v0, और हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है। उसके बाद हम ये पुट करेंगे t/2 पुट करेंगे तो अगेन 0, और ये जो है वो अगेन 0 पे पहुँच गई वैल्यू, यानी पहले 0 हुई, फिर मैक्सिमम हुई, फिर 0 पे चली गई। अब हम पुट करेंगे नेक्स्ट 3t/4 पुट करेंगे तो अगेन वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन v = -v0, और ये जो -v0 है ये हमारे पास इस डायरेक्शन में है, -v0 आ गया, यानी फिर मैक्सिमम होगी लेकिन दूसरी डायरेक्शन में। और लास्ट में हम पुट करेंगे कैपिटल T, तो कैपिटल T पुट करने के बाद जो है वो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो अगेन v0 जो है वो आ जाएगी, v = 0 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट A B C D E पे हमने टाइम t = 0, t यानी कि t/4 एंड मतलब अप टू ऑन जो वैल्यूज़ थी हमने मुख्तलिफ पुट करने के बाद जो है वो वोल्टेज की वैल्यू देखी कि टाइम के मुख्तलिफ इंस्टेंट में वोल्टेज की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो आ रही हैं। मुख्तलिफ वैल्यू इसलिए आ रही हैं कि टाइम के साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। पहले जो है वो, यानी अगर आप इस तरह वेव शेप लें तो पहले जो है वो 0 होती है, फिर बढ़ती है, v0 पे पहुंच जाती है, फिर घटती है, 0 पे आ जाती है, फिर बढ़ती है, -v0 पे आ जाती है, और फिर कम होते होते दोबारा इनिशियल पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा अपना एक चक्कर या एक वाइब्रेशन या एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू में टाइम के लिहाज से चेंज जो है वो आ रहा है, मैग्नीट्यूड में भी और इसकी जो डायरेक्शन है उसमें भी, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस हो गया। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इसके दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत स्मॉल होते हैं, इसको जो ट्रांसमिशन जो है इसके ऊपर कॉस्ट बहुत कम आती है, और इसको स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था वहाँ से। उसके बाद है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, स्टोर डीसी ही होता है, ठीक है। आप जो है वो इसको चार्जिंग नहीं कर सकते, डीसी के थ्रू ही चार्जिंग मतलब होती है चार्जिंग के लिए, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नहीं यूज़ कर सकते, और ये डीसी की निस्बत जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। उसके बाद जो है वो हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमने देखनी है कि क्या टर्म्स जो है वो होती हैं। तो सबसे पहली हमारे पास वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखें, जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं, तो उसमें चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं, इसलिए वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। तो एक वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये है कि टाइम के मुख्तलिफ इंस्टेंट में वोल्टेज की वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट तो नहीं है, तो मुख्तलिफ आएगी फिर। तो इस लिहाज से ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें देती है v = v0 साइन थीटा। ये जो v है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी क्योंकि v0 हो जाएगी, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर मैक्सिमम हो जाएगी माइनस यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी। तो वोल्टेज की वैल्यू जो टाइम के लिहाज से मुख्तलिफ पॉइंट पे ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो हमें दे रही है। 0 भी है, मैक्सिमम भी है, फिर 0 है, फिर मैक्सिमम दूसरी साइड पे, और फिर 0। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये किसके मुताबिक जो है वो चेंज हो रही है, साइन थीटा के मुताबिक जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि v0 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। v0 जो है वो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये है हमारे पास v0, और यहाँ पे है -v0। और v क्या है, याद रखें v ये भी यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यानी आप टाइम में किसी भी इंस्टेंट पे आप वैल्यू लेना चाहें, आप पहले 10 सेकंड में वैल्यू लेते हैं, आप फिर 20 सेकंड में लेते हैं, फिर आप 30 सेकंड में लेते हैं, इस तरह से। पहले 10 सेकंड में लेते हैं तो ये होती है, 20 सेकंड में लेते हैं तो मैक्सिमम हो चुकी होती है, 30 सेकंड में लेते हैं तो मिनिमम हो चुकी होती है, आगे 40 सेकंड में लेते हैं तो अगेन मैक्सिमम।
तो टाइम के मुख्तलिफ सेकंड में आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो ले रहे हैं, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहला रही है, यानी हर इंस्टेंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, और ये मुख्तलिफ जो है वो होगी, तो ये मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, लेकिन ये जो वी नॉट है ये मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड टर्मिनोलॉजी जो है वो हमारे पास क्या आ गई, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है हम अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये पीक आ गई, ये पीक वैल्यू आ गई, या ये वाली पीक वैल्यू आ गई। तो ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहलाती है पीक वैल्यू, यानी जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो, तो इसको कहते हैं वी नॉट। ठीक है, आप इस साइड पे भी ले सकते हैं और इस साइड पे भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों पे एक ही वैल्यू जो है वो आएगी, वी नॉट, तो ये कहलाएगी इसकी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू भी इसको कहते हैं और इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू जो है वो क्या होती है, एक साइकिल में दो पीक हमारे पास आती हैं, एक पॉजिटिव पीक आती है और एक जो है वो नेगेटिव पीक आती है। तो इस पीक से लेके इस पीक तक की जो वैल्यू होती है वो कहलाती है पीक टू पीक वैल्यू। क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी वी नॉट है, ये भी वी नॉट ही है, तो ये हमारे पास वी नॉट यानी टू वी नॉट जो है वो हो गई, एक वी नॉट पॉजिटिव की तरफ और दूसरी वी नॉट नेगेटिव की तरफ। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी, वी नॉट उस तरफ वी नॉट इस तरफ, तो इसलिए इसको कहेंगे पीक टू पीक वैल्यू। पॉजिटिव पीक से लेके नेगेटिव पीक तक की वैल्यू को क्या कहते हैं, पीक टू पीक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर और RMS वैल्यू। ठीक है, किसी भी सर्किट में जब करंट जा रहा होता है तो हम उसको मेजर कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम DC की बात करें तो DC जो है वो एक हमारे पास सर्किट है, उसमें DC जो है वो जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे और ये एमीटर जो है वो हमें करंट मेजर करके दे देगा जो भी उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि DC चेंज ही नहीं हो रहा, ना उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रही है ना उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है, तो ये एमीटर जो है वो हमें इजीली बता देगा कि इस सर्किट में करंट कितना जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सर्किट है उसमें तो आ रहा है AC, और AC को जब हम यहाँ पे कोई मीटर जो है वो लगाएंगे तो वो हमें क्या मेजर करके देगा। DC जो है वो तो एक वैल्यू टोटल वैल्यू मेजर करता है, यानी एवरेज वैल्यू। अगर वही मीटर हम यहाँ पे लगा देंगे तो वो एवरेज वैल्यू मेजर करेगा, और अगर एवरेज जो है वो AC की देखी जाए, अगर हम यहाँ से इस तरह लें तो ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है, अगर हम इन दोनों की एवरेज जो है वो निकालते हैं तो वो तो हमारे पास आ जाती है ज़ीरो, क्योंकि कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव इसकी एवरेज वैल्यू तो हमारे पास ज़ीरो आएगी। लेकिन सर्किट में अगर करंट जा रहा है और वहाँ पे कोई लोड हमने लगाया हुआ है, कोई भी चीज़ हमने लगाई हुई है, वो चल रही है, तो इट मीन्स के सर्किट में करंट तो है, तो लेकिन जो मीटर हम वहाँ पे लगाएंगे, DC मीटर अगर हम वहाँ पे लगाते हैं, M मीटर हम लगाते हैं, तो वो तो हमें उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो दे रहा है। इट मीन्स के हमें क्या करना पड़ेगा कि वैल्यू जो है वो सही हमें बताए, हमें किस तरह का मीटर लगाना पड़ेगा जहाँ हमें वैल्यू किस तरह से लेनी पड़ेगी। तो उसको समझने के लिए जो है वो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर का समझना ज़रूरी है कि रूट मीन स्क्वायर या RMS वैल्यू क्यों ली जाती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इसीलिए ली जाती है कि DC ने तो चेंज नहीं होना होता, अगर 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास AC है वो कभी ज़ीरो होगा तो कभी 10 एम्पेयर होगा, फिर ज़ीरो होगा तो फिर 10 एम्पेयर होगा, फिर ज़ीरो होगा, और अगर इसको जो है वो हम एवरेज इसकी लेते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाती है। इस एवरेज से बचने के लिए जो है वो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो सर्किट में जो AC सर्किट में पावर जा रही होती है, जो आगे से जो लोड जो है, जो एलिमेंट उसको यूटिलाइज़ कर रहा होता है, अगर उसकी पावर की बात की जाए कि वो जितनी पावर जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, वो आती है हमारे पास I²R। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का जो है वो स्केयर लिया हुआ है, तो अगर हम करंट का स्केयर वाली टर्म यूज़ करें तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो भी वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास आएगी उसको, यानी एक एवरेज जैसे ज़ीरो आ जाती है, उससे बचने के लिए हम जो है वो स्केयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है V नॉट पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है V नॉट नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है ज़ीरो।
अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो वैल्यू का जो चेंज होना है वो 0 से लेके V0 तक है, यानी मिनिमम जो है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो V0 है। उसके बाद V0 से फिर 0 पे आ जाती है, 0 पे फिर -V0 पे चली जाती है और अगेन -V0 से फिर 0 पे आ जाती है। तो इट मीन्स हमारे पास दो वैल्यूज़ जो हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, एक होगी 0 और दूसरी जो होगी V0। 0 हो जाती है, फिर V0 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है, फिर V0 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे एवरेज लेने के लिए दो वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करेंगे। एक हम यूज़ करेंगे 0 मिनिमम वैल्यू और दूसरी हम यूज़ करेंगे V0 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। वही कभी पॉजिटिव हो रही है और कभी जो है वो नेगेटिव हो रही है। तो इससे बचने के लिए जो है वो हम क्या लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, दोनों का हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद 2 पे ही डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज और मीन लेने का तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर V0 का स्क्वायर करेंगे और इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गई मीन स्क्वायर वैल्यू, समझ आ गई। ये हमारे पास आ गई मीन स्क्वायर वैल्यू या मीन स्क्वायर की एवरेज का जो है वो हमने लिया हुआ है, यानी स्क्वायर किया फिर उसका हमने एवरेज लिया, बात एक ही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो वैल्यू आ गई, ठीक है। किस तरह से आपने याद रखना है कि दो ही वैल्यूज़ जो है जो बार बार हमारे साइकिल में रिपीट हो रही हैं, यानी ये वाली जो है वो 0 पे है और ये वाली जो है वो V0 है। तो वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे फिर 0 पे आ जाती है, -V0 पे चली जाती है, फिर 0 पे चली जाती है। तो बेसिक ये दो वैल्यूज़ ही हुई हमारे पास, इन्हीं दोनों का हम मीन लेंगे। तो स्केयर करेंगे क्योंकि एवरेज ताकि हमारी 0 ना आए उससे बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या आ गई, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ स्केयर V स्केयर, ठीक है। V0 डिवाइडेड बाई 2 जैसे मैंने आपको बताया, इसको कहेंगे हम मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, जो कि हमारे पास आ गई V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है तो हमें इसको कैंसिल करने के लिए दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी। जैसे किसी भी इक्वेशन में आप पॉजिटिव करते हैं तो फिर नेगेटिव भी कर देते हैं, डिवाइड करते हैं तो फिर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने से ये इसका स्क्वायर जो है वो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर रूट जो है वो लेंगे तो फिर उसको क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर रूट भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया और मीन भी हो गया, तो तीनों लफज आ गए ना, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इस वैल्यू को क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर जो है वो वैल्यू कहते हैं। और ये वैल्यू जो है वो क्या आती है, VRMS जो है वो हमारे पास क्या आ गई, V0। ये वाली जो है वो हमने इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद जो है वो हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हमारे पास आ गई VRMS इज इक्वल टू 0.707 V0। याद रखें V0 किसी भी साइकिल में ये जो हमारे पास वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 0.7, ठीक है, ठीक है, 0.707। यानी अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है तो हमारी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो ये होगी। और एक्चुअली यही वो वैल्यू होगी जो अब हम AC मीटर कैलकुलेट करने के लिए सर्किट में लगाएंगे, तो वो जो हमें इफेक्टिव वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की बताएगा वो ये वाली वैल्यू जो है वो हमें बताएगा 0.707 V0, 0.707 I0, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें वो इफेक्टिव वैल्यू बताएगा, यानी इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास DC होगी, अब उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग वही मीटर जो है वो हमें AC का बताएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लेते हैं रूट मीन स्क्वायर। हम पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो वो हो जाती है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है वो अब इफेक्टिव वैल्यू है जो करंट की सर्किट में जा रही है। अब जो भी हम मीटर लगाएंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए वो अब हमें 0 नहीं देगा, ना कभी कम या ज़्यादा देगा, बल्कि हमें एक इफेक्टिव वैल्यू जो है उसके बारे में बताएगा। और वो इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी, वो इफेक्टिव वैल्यू होगी VRMS वैल्यू, यानी मैक्सिमम का 0.707%, ठीक है, 70% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको हमने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, याद रखें एवरेज वैल्यू किसी भी सर्किट में 0 होती है, उससे बचने के लिए जो है वो हम रूट मीन स्क्वायर जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले दोबारा से बता दूं, पहले हम स्क्वायर जो है वो लेते हैं, उसके बाद जो है वो उसका मीन लेते हैं, फिर हम जो है वो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ये इससे क्या मुराद है, ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये असल हमारे पास AC की वैल्यू है, यानी वोल्टेज की वैल्यू है, जिसमें ये वाली जो है वो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे आपको नज़र भी आ रही है कि ये वाली वैल्यू वोल्टेज की मैक्सिमम है। हमने सबसे पहले क्या लेना है, हमने लेना है इसका स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कह देते हैं, यहाँ पे चले मैं कह देती हूँ 4 है, तो यहाँ पे ये 16 होगा, तो इसका स्क्वायर जो है वो इससे डबल हो गया, ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी बन गई, स्क्वायर कर लिया हमने उसका। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने नेगेटिव का भी स्क्वायर करना है, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, तो वो पॉजिटिव वाली साइड पे नहीं जाएगा, बल्कि वो भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव वाली साइड पे नहीं जाएगा, वो भी पॉजिटिव वाली साइड पे ही जाएगा। यानी जो पॉजिटिव पीक होगी उसका स्क्वायर यूं होगा, और जो हमारे पास नेगेटिव पीक होगी उसका स्क्वायर भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो है वो V0 हो गई, और ये वाला जो है वो हो गया V0 का स्क्वायर। इसी तरह से अब हमने लेना है उसका मीन। जब हमने मीन लिया तो वो हो गया हाफ ऑफ V0 स्क्वायर, और हाफ ऑफ V0 स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कहीं इसके दरमियान में कहीं आएगा। ये वाली हमने लगा दी लाइन, हाफ ऑफ V0 स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू उसका जो है वो हमने स्क्वायर लिया, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने लेना है इसका मीन जो है वो क्या आ गया, हाफ ऑफ V0 स्क्वायर, और वो हाफ ऑफ V0 स्क्वायर जो है वो कहीं यहाँ पे आएगा दरमियान में, यानी इसके और इसके कहीं दरमियान में जो है वो आएगा हाफ ऑफ V0 स्क्वायर। उसके बाद लेनी है हमने इसकी RMS वैल्यू, और RMS वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू का, यानी जो V0 है उसका 70% होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा नीचे ये टच करेगी, यहाँ पे ये टच की हुई है VRMS। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल V0 जो है वो हमारे पास है 10 एम्पेयर, तो जो हमारे पास VRMS होगी वो 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो है वो होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। जितनी वैल्यू होगी वो एक्चुअली उस वक्त जो AC का मीटर हम लगाएंगे वो हमें वैल्यू एक्चुअली बताएगा, एवरेज वैल्यू नहीं बताएगा, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 होगी, वो हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अफेक्टिव वैल्यू क्या है, वो RMS वैल्यू है, वो जो सर्किट में इस वक्त यूज़ हो रही है। ठीक है, वो जो पावर यूटिलाइज कर रहा है वो अफेक्टिव वैल्यू है। तो ये वाला जो है वो इस तरह से हम ये ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते हैं कि ये वाली जो है वो हमारे पास AC की वेव शेप आ गई, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे चला गया, उसका हाफ लेंगे, हाफ मतलब रूट मीन सॉरी, जब हमने मीन लिया तो वो हाफ हो गया, तो वो हाफ पे टच कर गया। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर लेंगे तो वो एक्चुअल वैल्यू से 0.7 यानी %, आप ये कह लें कि 70% थोड़ा सा नीचे वेव जो है वो इसकी बनेगी लाइन, तो ये वाला वैल्यू जो है वो इस तरह आ गई। ठीक है, तो ये था हमारी AC करंट क्या होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसी के बारे में अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। और अब जहाँ पे भी हम AC करंट को लिखेंगे तो हम लिखेंगे IRMS वैल्यू, और वोल्टेज के बारे में लिखेंगे तो वो लिखेंगे RMS वैल्यू, क्योंकि एवरेज वैल्यू नहीं बल्कि रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो होगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको यकीनन इस टर्म के बारे में अच्छी तरह से जो है वो यानी पता चल गया होगा कि ये सारी टर्म्स जो हैं वो AC से किस तरह से कनेक्टेड है और इनका क्या मतलब है।